अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, आज एक अहम फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब, महमल सफरा साहिबा, इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले ये सवाल रखेंगे और चारों की राय जानना चाहेंगे, चारों तज़कियाकारों की, कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त है? सलीम साफ़ी साहब, जो आज ये सामने आया है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक। देखिए, कानूनी लिहाज से और तकनीकी लिहाज से तो मेरे ख्याल में PTI का हक़ नहीं बनता था या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है। लेकिन अगर सियासी और इंसानी हवालों से देखा जाए तो मेरे ख़्याल में फिर ये वो मखसूस नशिस्तें PTI का हक़ बनती थी। सही। फ़खर दुरानी साहब, आपको भी यही लगता है? मैं बड़े अदब के साथ सलीम साफ़ी साहब से डिसएग्री करूँगा। देखें, जिस तरह इसमें दो बुनियादी सवाल हैं। पहला ये है कि क्या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इलेक्शन लड़ने के टाइम उनके, क्योंकि उनकी जमात को जो सिंबल अलॉट किया गया है, क्या उस जमात के सिंबल के साथ किसी ने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा? उसका जवाब है कि किसी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। दूसरा सवाल ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई अपनी जो मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा कराई थी या नहीं कराई थी? उसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुन्नी इत्तेहाद जो कौंसिल है उनकी तरफ से कोई मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी लिस्ट जमा नहीं कराई गई। तो कानून में ये जो सियासी तौर पे या इखलाकी तौर पे जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। फ़ैसला हमेशा जो कानून में हो या अदालतों में, वो आइन और कानून के मुताबिक होता है। और अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो वो चाहे जमात के इखलाकी या सियासी जो है हवाले हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो बेमानी हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो पहला तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया है बिल्कुल दुरुस्त दिया गया है, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन का काम या अदालतों का काम ये नहीं है कि सियासी जवाज़ क्या है या कानूनी जवाज़ क्या है। उन्होंने ये देखना था कि आइन और कानून क्या कहता है और उसके मुताबिक फ़ैसला देना था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अब दूसरा ये है कि क्या अब ये इसको अदालत में दूसरी में चैलेंज करेंगे, उसमें क्या उनको रिलीफ मिल सकता है? तो मेरा ख्याल है कि जिस बुनियाद के ऊपर वो फ़ैसला दिया गया है, अगर कानून के मुताबिक देखा जाएगा तो मुश्किल है कि उनको कोई रिलीफ दिया जाए। लेकिन इसमें अब मज़ीद ये भी देखना होगा कि जो अभी ये फ़ैसला जो आया है वो 4-1 के तनासुब से आया है, जिसमें एक पंजाब के जो मेंबर हैं उन्होंने उससे इख्तलाफ किया है, पार्शली इख्तलाफ किया है। अब उस फैसले में जो उन्होंने पार्शली इख्तलाफ किया है वो ये कहते हैं कि ये तो दुरुस्त है कि इनको नहीं दिया जाना चाहिए जो रिज़र्व सीट्स हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के बाकी जो 4 मेंबरान हैं उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि जो बाकी ये मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी सियासी जमातों को वो डिवाइड करके दे देनी चाहिए, उससे उन्होंने इख्तलाफ किया है। तो अब ये देखना होगा कि ये, क्योंकि मैं सुन रहा था सेनेटर अली ज़फ़र साहब सेनेट में ये खिताब कर रहे थे, जो कह रहे थे कि वो चैलेंज करेंगे और उसके साथ साथ वो कहते हैं जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक सदारती जो इलेक्शंस हैं उसको भी वो किया जाए, मुलतवी किया जाए। तो ये अब किसी एक सियासी जमात जिसने आइन और कानून की परवाह नहीं की और तमाम तर जो उसकी वायलेशन के बावजूद भी अगर ये कर रही है, तो उसकी खातिर स्टेट के ये इतने इंपॉर्टेंट जो काम है वो कैसे रोके जा सकते हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। बहरहाल आगे ये अदालतों में क्या फ़ैसला होता है ये उसको देखना होगा। सही। इरशाद भट्टी साहब, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला आया है उसमें ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है, तो फिर कौन है मुस्तहिक? जनाब स्पीकर, मेरा ख़्याल है कि ये सारी नशिस्तें जो हैं ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MQM को बांट दी जाएं, वही ज़्यादा मुस्तहिक हैं इसके, और उन्होंने दरख्वास्त भी दी है, उनको बांट दी जाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। जनाब स्पीकर, एक इलेक्शन कमीशन का एक और जानबदाराना फ़ैसला है ये, एक और मुतनाज़ फ़ैसला है ये, एक और मुतस्सबाना फ़ैसला है ये, एक और तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला है ये, एक और जमहूरियत पर हमला है, एक और वोट की इज़्ज़त को पामाल करने का हमला है, और एक और वोट की इज़्ज़त को पामाल करने वाला फ़ैसला है। जब जनाब स्पीकर ममनुआ फंडिंग हो, तोशाखाना फ़ैसला हो, पार्टी सिंबल मतलब बल्ले का फ़ैसला हो,
2 सूबों के इलेक्शन का फैसला हो, मरकज़ में इलेक्शन का फैसला हो, इलेक्शन 2024 के सारे फैसले हों, फार्म 45, फार्म 47 वाले फैसले हों, धांधली शिकायत पर फैसले हों। इलेक्शन कमीशन ने हर इम्तिहान में इलेक्शन कमीशन फेल हुआ और हर जगह मायूस किया। जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है, ये पूरे मुल्क पर इसके असरात पड़ेंगे। इससे सियासत में तलखी और बढ़ेगी, इससे सियासत में लड़ाई और बढ़ेगी, इससे सियासत में बदमज़गी और बढ़ेगी। हमें इस वक्त ज़रूरत क्या है जनाब स्पीकर? मिसाक मफामत की, मिसाक मईशत की और सबसे बढ़कर मिसाक पाकिस्तान की। हम एक तरफ कह रहे हैं कि आगे बढ़ें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, बंद गली से निकालें, तलखी ख़त्म करें, नफ़रत ख़त्म करें, तकसीम ख़त्म करें। दूसरी तरफ हमारा एक इलेक्शन कमीशन जिसका हर फैसला, हर आने वाला दिन तलखी बढ़ा रहा है, नफ़रत बढ़ा रहा है, तकसीम बढ़ा रहा है। जनाब स्पीकर, हम जिस जगह पहुँचे हुए हैं, जो नफ़रत और तकसीम है, जो बदतरीन सियासी बहरान है, जो आइनी और अदालती बहरान है, इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है। दुख हुआ है इस फैसले से, क्योंकि इस फैसले से इलेक्शन कमीशन का तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साल 1.5 साल और गुजार के चले जाएंगे, मेंबर भी चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। लेकिन ये जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान हो रहा है, और ये जिस तरह सारा कुछ हो रहा है, पंजाब असम्बली में सब कुछ हो गया, सिंध असम्बली में हो गया, KP असम्बली में हो गया, अब कौमी असम्बली में हो गया, उसके बाद सदारती इलेक्शन हो गया, और एक अपोजिशन का हाउस मुकम्मल ही नहीं है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, ये तहरीक इंसाफ मैटर नहीं करती, ये एक पार्टी है। ये कल इसका मतलब है कोई और आएगा इलेक्शन कमीशन, वो मुस्लिम लीग नून के बारे में अगर इस तरह के फैसले करेगा, परसों एक और इलेक्शन कमीशन आएगा, वो पीपल्स पार्टी के बारे में ऐसे फैसले करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, ये हैं वो इदारे जो फेल होते हैं तो पूरी नेशन फेल होती है, पूरा मुल्क फेल होता है। ये हैं वो इदारे जो सवा सत्यानाश कर देते हैं हर चीज़ का। अब इस वक्त एक तरफ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म कह रहे हैं मफामत करें, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मफामत करें, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि वो सड़कों से वापस आए, वो असम्बलियों में पॉजिटिव किरदार अदा करे, और दूसरी तरफ क्या फ़ैसले हो रहे हैं। इस तरह के फ़ैसलों से क्या मफामत हो जाएगी? क्या मिसाक कोई हो जाएगा? क्या कोई पाकिस्तान का सोचेगा? एक मरतबा फिर मामला अदालतों में जाएगा, एक मरतबा फिर क्या फ़र्क पड़ता था अगर ये नशिस्तें मिल जाती? कोई किसी वज़ीर आला ने कोई अदम एतमाद हो जाना था, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद हो जाना था, सदर का कोई इंतखाबी निशान पे इंतखाब पे कोई फ़र्क पड़ना था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। जनाब स्पीकर, आखिरी बात, ये वक्त है खुदा के लिए जो इस मुल्क के सब बड़े हैं, इस मुल्क का सोचें, कौम का सोचें, अल्लाह के नाम पे इस तरह के मुतनाज़े जानबदाराना और मुतसबाना फैसले ना करें, ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। फ़खर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले ऐड कर लें। जी, मैं कहना चाह रहा था, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन का मुतासिबाना फैसला है, पहले उन्होंने जो पार्टी सिंबल के हवाले से, देखें आपको हकीकत को भी सामने रखना चाहिए। अब PTI का अगर हम ये देखते हैं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेसिस के ऊपर उनको जो बैट का सिंबल था वो छीना गया है, उसके हकायक भी देखें। PTI की जो जमात है उसके रजिस्टर्ड जो अपने मेम्बरान हैं जो कि इलेक्शन पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं वो कोई 1 लाख से ज़ायद हैं, और जो इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ उसमें कोई 800 या 900 लोगों ने वो किया है, पार्टिसिपेट किया, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये अपने जो इन्होंने चेयरमैन मुंतखब किया था। आप मुझे ये बताएं कि 1% भी नहीं बनता किसी एक पार्टी के जो वोटर्स हैं या जो जिन्होंने ये इस पूरे इलेक्शन में अपना पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये अपना जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी था वो हेल्ड कराया था। मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, एक पार्टी के हवाले से आप ये सारे जो कानून और आइन और असूल की बात करते हैं, अगर वो खुद पार्टी जो है वो अपने असूलों और अपने ही रिटन कानून हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करती और उसके बाद कोई अदालतों से उसके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप किसी की भी गलती को सिर्फ इसलिए जस्टिफाई कर दें कि आप देखें आपको सियासी तौर पे ये फैसला नहीं करना चाहिए था, तो ये अगर दूसरी पार्टी भी कानून का वो नहीं कर रही तो उसमें फिर कानून क्या कर सकता है? तो ये मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब की जो जस्टिफिकेशन है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। भट्टी साहब पे भी दोबारा आएंगे, लेकिन एक बात करना जी सिर्फ एक जुमला लेते जाइएगा। मुझे ज़रा फ़खर दुरानी साहब बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जब इलेक्शन हुए थे तो कितने लोगों ने हिस्सा लिया था?
पीपल्स पार्टी के जब इलेक्शन हुए तो उनके कितने मेंबर हैं और कितने लोगों ने हिस्सा लिया? मौलाना साहब की जमात के जब इलेक्शन हुए तो कितने उनके मेंबर हैं और कितने लोगों ने हिस्सा लिया? ज़रा मुझे बता दें गिनकर। अगर मैं फिर इसका जवाब दूं, पीटीआई का देखें आप, इनका एक आइन है पार्टी का जिसमें पूरा इलेक्शन देखें सबके इसी तरह के जो उनके आइन लिखे हुए हैं वो अपने आइन के मुताबिक, जो पार्टी का आइन है उसके मुताबिक ही इलेक्शन कराते हैं। और अगर अपने आइन से हट के होता है तो कल को कोई उनकी ही पार्टी सिर्फ मेंबर बता दे, सिर्फ मेंबर के विद इन पीटीआई ने लोगों ने चैलेंज किया है। अगर किसी को एतराज हो तो वो भट्टी साहब जाके वो कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के और मौलाना साहब के जिन्होंने आप दोनों के पॉइंट्स हिस्सा लिया, और टोटल कितने मेंबर है? साफी साहब, आप एक तो ये जो भट्टी साहब ने भी तजिया किया, फ़खर साहब भी बात करें, इस फैसले के बाद आपको लगता है कहीं पर भी मीसाके मुफाहमत के मुमकिन होने का इम्कान नज़र आ रहा है आपको? देखें, एक तो ये कि मीसाक मुफाहमत की बात की है वज़ीर आज़म ने, और ये फ़ैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों का गुस्सा वज़ीर आज़म पे या सियासतदानों पे नहीं उतारना चाहिए। हम इधर ये भी करते हैं कि फ़ैसला ये नहीं देखते कि अदालत से हुआ है और या इलेक्शन कमीशन से हुआ है या किसी और आईनी इदारे से हुआ है, लेकिन उसके लिए ब्लेम हम करते हैं सियासतदानों को। हालांकि उस इदारे के फ़ैसले को मेरिट पे देखना चाहिए। जहाँ तक बाकी सियासी जमातों के इंतखाबात का ताल्लुक़ है तो वो इंतखाबात हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो उनके आइन के मुताबिक होते हैं। जो पार्टी मसलन इस वक्त कितने पाकिस्तानियों को इल्म है कि इस वक्त जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर के इलेक्शन का प्रोसेस जारी है, चूँकि उनका प्रोसेस ऐसा है कि 3 उम्मीदवार मरकज़ी शूरा तजवीज़ कर देती है और फिर अरकान मुतय्यन मुद्दत में खुफिया राय शुमारी करते हैं। अब एक रोज़ हम देख लेंगे, अखबार में पट्टी आ जाएगी कि जमात इस्लामी का इलेक्शन हुआ और फ़लाँ अमीर मुंतखब हुए, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनके यहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में नुमाइशी हो या जैसे हो, नून लीग में नुमाइशी हो या जैसे हो, लेकिन जो उनका आइन है उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कराए हैं। और वो अगर पता नहीं इमरान खान साहब इलेक्शन से क्यों डरते रहे, कि असल मसला इनका सूबों का रहा कि अपने इक़्तिदार के दिनों में भी 5 साल उन्होंने 4.5 साल गुजार दिए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। किसी और पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने रिमाइंडर नहीं दिया है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन 1 साल कबल रिमाइंडर भी दे चुकी थी कि आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें। तो इससे मसलन पिछली मरतबा इसी तरह नुमाइशी इलेक्शन पीटीआई ने किए थे तो किसी ने एतराज़ भी नहीं उठाया। इस मरतबा मसलन मैं बार बार ये पूछ चुका हूँ, जिस तरह भट्टी साहब ने पूछा यहाँ पे, तो मैं बार बार पूछ चुका हूँ कि मुझे कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा का पीटीआई का सूबाई सदर कौन था। उन 4 सालों में उस सूबे से ताल्लुक़ के बावजूद मैं नहीं जानता था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का सूबाई सदर कौन है, और था भी नहीं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं किया था। इसी तरह मामला चलाते रहे। तो अगर अपने इक़्तिदार के दिनों में वो इसी तरह नुमाइशी इलेक्शन भी करा देते कि जो इलेक्शन कमीशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करते और जो पीटीआई के आइन के मुताबिक होते, तो ना उससे बैट का निशान कोई छीन सकता था और ना अब ये मखसूस नशिस्तें उससे छीनी जा सकती थी। महमल, देखिए, मेरे तो ख्याल में पहली चीज़ तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन को कोई गुंजाइश निकालनी चाहिए थी, क्योंकि पीटीआई का जो मामला है वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला, वो इतना कोई सिंपल है नहीं, ब्लैक एंड वाइट के अंदर है नहीं। जिस तरीके से पीटीआई का जो बैट सिंबल है वो लिया गया, जिन भी वजूहात की वजह से वो कोर्ट के अंदर उस वक्त भी बहुत सारे लीगल माहिरीन ने कहा था कि अगर चाहते तो ये गुंजाइश निकाली जा सकती थी। और अब खास तौर पर जो रिजर्व सीट्स के ऊपर आप देखिए कि 92 अगर उनकी सीट्स हैं तो उनको यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत एक भी जो है रिजर्व सीट नहीं मिलेगी, ना उनको खवातीन की मिलेगी ना माइनॉरिटीज की। तो ये जो है इसकी वजह से बहुत सारे जो है अभाम पैदा होते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बिल्कुल गुंजाइश निकालनी चाहिए थी। एक वो बाप पार्टी वाला भी जो है हमारे सामने वो फैसला है, तो ये जो चीज़ें इनको सामने रखते हुए ये एक जमहूरियत के अंदर भी एक ओवरऑल भी अगर आप देखें, ये आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो मजीद बढ़ती जाएगी इस तरीके से। ये फैसला वैसे तो खैर चैलेंज होगा अदालतों में, एंड आई होप कि अदालतें जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी करें, क्योंकि ये जिस तरीके से किया जा रहा है कि बाकी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो
रिजर्व सीट्स आपस में बांट लें और इनको ना कुछ मिले, तो ये जो है अनफेयर सा फैसला लगता है। और जहां तक आपने मिसाक मुफाहमत की बात की, देखिए जब इस तरह के फैसले भी होते हैं, हमने वैसे जरूर देखा है कि पीटीआई जो है वो बात ही नहीं करना चाहती दूसरी जमातों के साथ उस तरीके से। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी ने भी उनको इलेक्शनों के बाद एंगेज करने की कोशिश की, उनको ऑफर भी की कि वो हुकूमत बना ले, कोलिशन गवर्नमेंट, लेकिन वो नहीं करना चाहे, उन्होंने इस चीज पे इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर कहूंगी कि जब इस तरह के फैसले आते हैं और जब ये चीजें सामने आती हैं, तो फिर वो मुफाहमत की जो गुंजाइश होती है वो ठीक है, साफी साहब की बात कि इसके ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, यानी कि वो नून लीग ने या वो पीपल्स पार्टी या किसी और ने फैसला नहीं किया, वो बात ठीक है। लेकिन मुफाहमत वैसे तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं कहूं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठेंगी और वो अपनी रेड लाइंस और अपनी रूल्स ऑफ द गेम नहीं तय करेंगी, तो फिर जो है ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। ये फिर एक प्रॉब्लम बढ़ेगी, वो पैदा होगी। तो मेरे ख्याल में गुंजाइश निकालनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को। सिर्फ हाँ या ना में आप चारों से ये बात जानना चाहेंगे, क्या बानी पीटीआई मीसाक मुफाहमत कबूल करेंगे? महमल, हाँ या ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। फखर दुरानी साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भट्टी साहब? करनी चाहिए लेकिन नहीं करेंगे। साफी साहब? ये फैसला, दूसरा मैंडेट चोरी वाला जो वो बुनियाद बनाकर निकल जाएंगे। साफी साहब? मेरी भी ये रिक्वेस्ट होगी कि करनी चाहिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे तवक्को नहीं है कि वो कबूल कर लेगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए 3 बड़े चैलेंजेस क्या हैं आने वाले दिनों में। जानिए राय इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। आज आने वाली हुकूमत को मईशत समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तजियाकारों की राय जानेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए 3 बड़े चैलेंजेस क्या हैं। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, अगर इनको वैसे तो दिल तो यही कर रहा है कि कहूँ कि मईशत और मईशत बदतरीन मुआशी बुरहान है मुल्क को, बदतरीन मुआशी बुरहान का सामना है मुल्क को। यानी 25-30 अरब डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दरमियान में गैप है और कर्ज़े इतने हैं कि कर्ज़ों के सूद की अदायगी के लिए कर्ज़े लेना पड़ते हैं और रिकॉर्ड महंगाई है, रिकॉर्ड बेरोज़गारी है, रिकॉर्ड गुर्बत है। तो पहला तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ साहब को मईशत का। दूसरा चैलेंज इसका है जो बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम का हम शिकार हैं, बदतरीन सियासी बुरहान। अब इससे कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस सियासी बुरहान को असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर कैसे हल कर पाएंगे, और अगर ये सियासी अदम इस्तेकाम रहा तो मईशत के हवाले से सारी कोशिशें जो हैं वो उतनी बार आवर नहीं होंगी, उतना सक्सेस या कामयाबी नहीं मिलेगी। तीसरा बड़ा चैलेंज है उनकी साख का, शहबाज हुकूमत की साख। इसमें PDM 1 तजर्बा हमारे सामने है और दूसरा मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर होगी। ये दूसरा उनको मसला है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इतनी नहीं है उनके पास, यानी सादा अक्सरियत भी नहीं है। तीसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है फार्म 45, फार्म 47 का मसला, जिसमें एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात जब अदालतों में, असम्बली में और सड़कों पर ये रोला डालेगी तो वो साख का मसला होगा। और पीपल्स पार्टी हर मुश्किल और हर बड़ा फ़ैसला लेने के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और PDM 1 तजर्बा जो है कि 16 महीनों में जो हुआ वो सब के सामने है। मेरी दुआ है शहबाज शरीफ साहब को खुश आमदीद कहते हुए, यकीन करें दिल कोई बुरी बात या कोई तल्ख बात करने को नहीं करता, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, जो कौम के हालात हैं, दुआ है कि वो कामयाब हों। लेकिन इसके लिए हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा, पाकिस्तान के सारे बड़ों को बड़ा दिल करना पड़ेगा, अनाएँ ज़िद्दें झगड़े ख़त्म करना पड़ेंगे, स्पेस, सियासी स्पेस देनी पड़ेगी, माफ़ी और दरगुजर और तहम्मुल और सब्र करना पड़ेगा। अगर हम ये कर गए एक मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अगर हम अपने गम, गुस्सा, तकलीफ़, दुख और ये अगर हम बर्दाश्त कर गए तो हम आगे बढ़ गए, इस बंद गली से निकल जाएंगे। वरना मुझे लगता है कि मईशत के हवाले से शायद ये हमारे पास आखिरी चांस है।
हम डिफ़ॉल्ट के दरवाजे पर हैं और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसमें तरीके इंसाफ भी वो शामिल होगी, उसमें पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग भी, हम सब, क्योंकि वो नुकसान पाकिस्तान का होगा। और याद रखना चाहिए सबको कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और इन चैलेंजेस से निमट लेंगे शहबाज शरीफ भट्टी साहब? देखिए, आज बड़ा कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन आज मैं उनको खुशामदीद कहूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह करे हम इस बंद गली से निकल जाए। सही। साफ़ी साहब, आपको भी लगता है यही चैलेंजेस हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, 3 बड़े चैलेंजेस, और क्या निमट लेंगे शहबाज शरीफ इन तमाम तर चैलेंजेस से? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ज़ाहिर है मईशत का है। दूसरा बड़ा चैलेंज उनको इत्तेहादियों को साथ चलाने का होगा, और तीसरा बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ कि वो इदारों के दरमियान ताल्लुकात कार या सिविल मिलिट्री रिलेशन हम उनको कह सकते हैं, उसको अपनी जगह पे लाने का है। तो अगर आखिरी 2 काम वो खुशउस्लूबी के साथ कर सके तो मेरे ख्याल में उसके नतीजे में ये पहला चैलेंज उस पर भी किसी हद तक वो काबू पा लेंगे। लेकिन अगर आखिरी 2 चैलेंजेस से वो नहीं निमट सके सही तरीके से, तो फिर माशी चैलेंज से भी नहीं निमट सकते। सही। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद महमल सरफराज साहिबा की क्या राय है इस मामले पर, फ़खर दुरानी साहब क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए 3 बड़े चैलेंजेस क्या हैं, जानिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी साहब, आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए 3 बड़े चैलेंजेस क्या हैं? देखें, सबसे पहला तो जैसे ये बाकी सब ने भी कहा है कि मईशत जो है वो सबसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान के लिए भी और वज़ीर आज़म के लिए चैलेंज है, क्योंकि अब मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में आपको IMF के पास बहरहाल जाना होगा, और जब आप IMF के पास जाएंगे तो वो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं वो उसका सबसे पहले मुतालबा करेंगे, और जो माजी में आपको थोड़ी बहुत वो छूट मिलती रही है IMF की तरफ से, इस दफ़ा जो मुझे लगता है वो नहीं मिलेगी। तो जब आपको IMF के कहने पर स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स करने होंगे तो उसकी वजह से आपकी ये जो ओवरऑल ये सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी, कुछ टैक्सेस की जो है वो आपको मज़ीद लगाना होंगे, तो उसमें आप आवाम के ऊपर भी बोझ पड़ेगा, महंगाई भी शायद बढ़ने के चांसेस हैं। तो उसको ये कैसे जो हुकूमत है वो करती है, टैकल करती है, क्योंकि ये अगर आपको IMF की तमाम तर जो मुतालबात हैं वो मानने हैं तो वो बहरहाल आपको ये सारे इम्प्लीमेंट करने होंगे। पहला तो ये चैलेंज है कि आपने ये IMF के मुतालबात के लिए कैसे उसको टैकल करना है और आवाम को भी कैसे रिलीफ देना है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि मॉरल अथॉरिटी का जो इस हुकूमत के हवाले से एक क्वेश्चन बहरहाल ये उठा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से भी तमाम जमातें, ये जो एक इलेक्शन में धांधली के हवाले से, तो उसको शहबाज शरीफ साहब कैसे काउंटर करते हैं। और उसका मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेहतरीन हल है इस मॉरल अथॉरिटी को जो काउंटर करने के लिए और अपनी जो एक गवर्नेंस है उसको बेहतर करने के हवाले से, वो ये है कि अपनी ये परफॉर्मेंस कैसे वो बेहतर करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरा एक बड़ा इनके लिए चैलेंज है, इसको कैसे वो करते हैं। और तीसरा, जैसे साफ़ी साहब ने भी कहा कि वो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ लेकर कैसे चलते हैं, क्योंकि आपने पिछले जो 16 माह की हुकूमत थी PDM की, उसमें देख लिया कि ये जो एक मखलूत हुकूमत थी उसकी वजह से आपकी इत्तेहादियों की वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कोई ऐसा डिलीवर नहीं कर पाई जो PDM की हुकूमत थी, जिसकी वजह से आपने देखा महंगाई भी बढ़ी है, लोगों का जो हुकूमत के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बढ़ा है, और उसका उनको खमियाजा ये मौजूदा इलेक्शंस में भी भुगतना पड़ा है। तो ये एक तीसरा बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए कि इत्तेहादियों को कैसे वो साथ लेके चलते हैं और मुश्किल जो फैसले हैं वो कैसे इन इत्तेहादियों के साथ रहते हुए वो ले सकते हैं। ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो इस हुकूमत को देखने होंगे। तकरीबन सभी की यही राय है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए वो मुआशी होगा। एक तो आपकी राय, बाकी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या इस मुआशी चैलेंज को कबूल करेंगे इसहाक डार साहब, वो वज़ीर ख़जाना बनेंगे? आप इस पर भी राय दीजिएगा। देखिए मुबशर, पहली बात है मैं भी अपने तमाम पैनलिस्ट से एग्री करती हूँ कि एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए वो हमारी मईशत ही है। और इकॉनमी में भी आप देखें ना, 2 चीज़ें होती है, एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी आप IMF के पास और दीगर ममालिक से जो आपको हासिल करनी पड़ेगी, और दूसरा जो एनर्जी सेक्टर के अंदर ये जो सर्कुलर डेट है, इसकी बात भी की थी शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो पहली स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट में की। उन्होंने सर्कुलर डेट और इस सब की बात की कि कितनी मुश्किलात हमें हैं। और जहाँ तक IMF की बात है, जब उन्होंने इलेक्शन से
बिल्कुल पहले उन्होंने जियो न्यूज़ से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं पावर में आता हूं तो हम IMF के पास जाएंगे, फौरी तौर पर जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है एक मईशत का वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम किस दहाने के ऊपर खड़े हुए। तो ये मुश्किल फैसले तो लेने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स इसके जो है रेपरकशंस भी होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, आवाम के ऊपर भी बोझ पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जिस तरह फ़खर भी बात कर रहे थे, तो एक तो ये है। अच्छा, दूसरा चैलेंज बिल्कुल उनका है कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलने का। उसके अंदर लेकिन हमने देखा कि 16 महीने जो PDM की हुकूमत रही थी और उस वक्त बहुत सारी मुश्किलात थी, उन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो है शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खुश उसलूबी के साथ, अगर आप प्राइवेटली उनके कोलिशन पार्टनर से वो ये जो इलेक्शंस के अंदर उन्होंने बातें की उसको अलहदा करते हैं, लेकिन अगर आप जब प्राइवेटली बात करते थे तो वो कहते थे शहबाज साहब बहुत अच्छे तरीके से कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलते थे, जहां बात करनी होती थी उनको समझाना होता था, उनको साथ लेकर। तो मेरे ख्याल में एक ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है और शायद शहबाज साहब ये कर सकें। तीसरा चैलेंज जो उनके लिए बहुत अहम है वो वही बात है कि देखें पॉलिटिकल कैपिटल जो नून का है, क्या वो उसको वापस गेन कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले PMLN की पोजीशन कहां पर थी और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या हुआ, फिर PDM की जाहिर बात है 16 माह की वजह से जो एक अनपॉपुलैरिटी हुई, तो क्या वो इस चीज को किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। एक चीज इसके अंदर बहुत अहम ये है कि एक हमने सियासी पोलराइजेशन की यहाँ पहले भी बात हो रही है, आपने पिछले सवाल में मुफाहमत की बात की थी, मिसाक मुफाहमत की, तो यहाँ पर तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन ही बहुत ज्यादा है। एज अ प्राइम मिनिस्टर ये उनके लिए एक चैलेंज होगा कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल नून लीग का भी किस तरह से गेन करते हैं, क्या ये पोलराइजेशन बढ़ाकर या इसको कम कर, यानी कि टेम्परेचर्स जो है उनको ठंडा करके ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलते हैं, ये उनके लिए बहुत एक अहम चीज होगी। जहां तक आपने इसहाक डार साहब की बात की, तो देखें अभी तक जूरी स्टिल आउट के कौन बन रहे हैं, बहुत सारे नाम सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि एंड पे फैसला जो है वो क्या होता है। तो ये मुआशी चैलेंज को कबूल करने के लिए राइट चॉइस कौन सी होगी, कौन होगा साफी साहब, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में इस वक्त टेक्नोक्रेट ही बेहतर होगा। सही। और आपको लगता है कि ये IMF की जो गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवा लेंगे हम, जो शराइत सामने आए हैं वो पूरी हो जाएंगी? नहीं, तो मैं इसलिए टेक्नोक्रेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल वज़ीर ख़जाना जो होता है वो अपने इमेज को देखता है, अपनी पार्टी के इमेज को देखता है, वो ऐसा फैसला, बोल्ड फैसले वो नहीं कर सकता निजकारी से मुतालिक या बाकी चीज़ों से मुतालिक, और उसके लिए अगर टेक्नोक्रेट हो तो वो टेक्नोक्रेट बोल्ड फैसले शायद हुकूमत को सजेस्ट करें या खुद कर सकें। यानी इसहाक डार साहब अभी राइट चॉइस नहीं लग रहे आपको, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की भी ये राय माजी में रही है? मैं मईशत को तो ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन बहरहाल हमें ये सबक मिला है पिछले सालों में कि जो पॉलिटिकल वज़ीर ख़जाना होता है वो अमूमन आवाम को और अपने हलके को और अपनी पार्टी को ज़्यादा पेश नज़र रखता है फ़ैसलों में। अब मसलन स्टील मिल की निजकारी है तो वो PIA की निजकारी है, तो वो हर एक खलवत में ये कहता है कि इसको मज़ीद नहीं रखा जा सकता इस तरह, वरना ये पाकिस्तानी मईशत को खाता रहेगा। मुबश्शिर में एक चीज़ दूसरी तरफ कोई जी साफी साहब कंप्लीट कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अपने पॉलिटिकल वोट बैंक की वजह से, या ज़ाहिरी बात है उसमें अगर बढ़तियाँ की हैं तो इन सियासी जमातों ने की हैं, तो वो फैसले इनसे नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट ऐसा होगा कि जो इन चीज़ों की परवाह ना करे। जी मैम। जी मुबश्शिर, देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त सियासी जमातों को भी ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हम मईशत की जो हम बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल जो एक बहुत मुश्किल क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं, उसके अंदर ये मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, उसके जो भी सियासी रिजल्ट हो, यानी कि वो बेशक अनपॉपुलर किस्म के फैसले हों। अब आप ये देखिए कि ये रिटेल सेक्टर को अगर टैक्स करना है वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है कि जी हमारा वोट बैंक है। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि लार्ज लैंड होल्डिंग वाले जो है उनको जब टैक्स करने की बात करते हैं तो वो इसलिए नहीं कि जी बहुत सारे लोग तो वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं तो इसलिए नहीं करते, ये लेकिन करनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी हमें। फिर रियल एस्टेट वालों की भी यही बात है, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी टाइकून या उनकी आप बात करते हैं तो आप उसके ऊपर भी कहते हैं रियल एस्टेट को उस तरह से टैक्स नहीं लगाते, लेकिन ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे ये टैक्सेस, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सियासी उन चीजों की वजह से कि जी हमें इसका नुकसान होगा, सियासी हमारे वोट बैंक हमसे नाराज होगा या हमारे जो साथी हैं हमसे नाराज होंगे, इस चीज का अब नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है। वैसे भी हम यही सुनते हैं सियासी जमातों से कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, तो फिर अगर नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है तो फिर आपको ये मुश्किल सियासी फैसले तो लेने पड़ेंगे, आपको ये टैक्सेस तो लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी सियासी नुकसान होगा, हम नहीं करते। तो भट्टी साहब, क्या ये बात मद्देनजर रखेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना का चुनाव करते हुए?
डेफिनेटली रखेंगे। उसकी वजह है कि ये शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नर और शहबाज शरीफ का आखिरी चांस है। इसी तरह मरियम नवाज साहबा का और मुस्लिम लीग का ये आखिरी चांस भी हो सकता है और इसके बाद रिवाइवल भी हो सकती है। तो लिहाजा इस वक्त ये डू एंड डाई वाला मामला है शहबाज शरीफ साहब के लिए। और हाँ, ये अलबत्ता मुझे इसमें है कि पीपल्स पार्टी का मंशूर और मुस्लिम लीग नून का मंशूर, और फिर इन दोनों मंशूरों में दी गई बातें कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, तनख्वाहें डबल होंगी, 30 लाख घर होंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। दुआ है कि इससे वो निकल जाएं, कामयाब हो जाएं। सही है। फ़खर दुरानी साहब, आपकी भी यही राय है? नहीं, मेरा ख्याल है कि टेक्नोक्रेट, देखें आप, पिछले 6 महीने से आपके पास टेक्नोक्रेट ही वज़ीर ख़जाना थी, उनको मुक़्तदिरा की भी पूरी सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई इस तरह का फ़ैसला या कोई ऐसी मईशत में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकी। जो सबसे अहम चीज़, जो रुकावट होती है किसी सियासी वज़ीर ख़जाना के लिए, वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ जो ये 6 यूनिट्स हैं। इनके पास एक अच्छा मौका था कि ये 6 महीने में जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ये प्राइवेटाइज़ कर देती, तो क्योंकि इसमें लेबर यूनियंस और जो मज़दूर हैं या वर्कर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट उनकी तरफ से होता और उसकी फिर बैकिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो वो ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो ये नहीं कर सके। उसके साथ साथ जो दूसरे भी कुछ ऐसे चीज़ें थी, इस्लाहात थी, वो ये टेक्नोक्रेट्स नहीं ला सके। मेरा ख्याल है कि अगर ये इसहाक डार साहब जो IMF के पास फौरी तौर पर चले जाते हैं और जो उनकी तरफ से रिफॉर्म्स सजेस्ट की जाती हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि फिर ये इसहाक डार का जो एक एक्सपीरियंस भी है और उसके साथ साथ ये जो सजेस्ट की जाती हैं रिफॉर्म्स, तो ज़्यादा बेहतरी होगी एज़ कम्पेयर टू जो टेक्नोक्रेट्स हैं। अच्छा जनाब जी भट्टी साहब, एक और यानी अब जो ताज़ा खबर आई है कि IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को मुतालबात की नई फहरिस्त भेजी है, जिसमें खुर्दोनोश की अशिया पर रियायत ख़त्म और 1300 अरब के नए टैक्स लगाए जाएँ। नई हुकूमत सेल्स टैक्स में छूट ख़त्म करे, खाने पीने की अशिया और दवाओं पर कम अज़ कम सेल्स टैक्स 18% किया जाए। तो ये बहुत यानी अब पहले ही क्या कम रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, रिकॉर्ड गुर्बत है, तो देखना पड़ेगा आगे जाके कि हुकूमत किस तरह इससे। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द इस मुआशी चैलेंज से बाहर निकले और बेहतरी हो और महंगाई का खात्मा हो। आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फ़खर दुरानी साहब, महमल सफरा साहिबा, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।